हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंडो पाठशाला। आज हम करने वाले इकोनॉमी एंड बैंकिंग के लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें आपकी सभी जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो कवर होंगी, प्लस में उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है। फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई का जिक्र आया है तो हम आरबीआई का स्टैटिक जीके भी देखेंगे कि आरबीआई कब बना, किसने इसको रिकमेंड किया, कितने मेंबर्स होते हैं। तो वो सारी स्टैटिक जीके भी हम साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारी फर्स्ट न्यूज़ है बीमा शुगम इंडियाज इंश्योरेंस ई मार्केट प्लेस जो है उसको बनाया गया है। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA, ये सारा इंश्योरेंस, ये एक ऐसी बॉडी है जो सारा कंप्लीट इंश्योरेंस का काम जो है वो ये देखती है। इन्होंने एक ड्राफ्ट इशू किया है कि बीमा शुगम जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी होगी। ठीक है, वो एक ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस जो है वो इस्टेब्लिश करेगी, एक सर्व करेगी कि ऑनलाइन इंश्योरेंस जो है वो एक मार्केट प्लेस ही बना देगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, कि ये टारगेट है कि 2047 तक सभी का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ठीक है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करके इंश्योरेंस का एक्सेस दिया जाएगा सभी को। ठीक है, अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो ये नॉन प्रॉफिट स्टेटस है। ठीक है, सेक्शन बीमा शुगम किसके अंदर आता है? सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, इसको नॉन प्रॉफिट इसके 0 चार्जेस होंगे, डाटा प्राइवेसी रहेगी। जितने भी कस्टमर्स आएंगे जो इंश्योरेंस कराएंगे उनका डाटा जो है वो प्राइवेट रहेगा। गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या रहेगा कि IRDA है वो अपनी तरफ से 2 मेंबर नॉमिनेट करेगा कंपनी बोर्ड को। और सस्टेनेबल, जिसको हर पर्सन सस्टेन कर सके, ऐसे फाइनेंसेस जो है वो अवेलेबल होंगे। अब अगर IRDA का जिक्र है तो हम IRDA के बारे में सारी इम्पोर्टेंट चीजें देखते हैं। IRDA है जो इस्टेब्लिश कब हुआ था? इसका 1999 में। ठीक है, ऑटोनोमस और स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री इसकी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी इसके चेयरमैन कौन है? देबासिस पांडा। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग नॉर्मली दिल्ली या मुंबई को समझते हैं, बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 10 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन रहता है, 5 फुल टाइम मेंबर होंगे और 4 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर होंगे, जिनको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट न्यूज है जूस जैकिंग। जूस जैकिंग है, इसको आरबीआई ने वार्न किया है कि जूस जैकिंग काफी हो रही है। तो क्या होता है? ये एक तरीके का साइबर अटैक है। जैसे कि हम जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन होते हैं, USB चार्जिंग स्टेशन, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, तो वहां पर हम फोन को जैसे चार्ज लगाते हैं। ठीक है, तो वहां से जो डाटा है उसको हैकर्स जो है वो डाटा एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, इलीगली वो डाटा को एक्सेस कर रही हैं, जो कि कनेक्टेड मोबाइल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आरबीआई ने वार्निंग दी थी अभी। उसके बाद में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, आरबीआई कंडक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 26 फरवरी से 1 मार्च तक। इसकी थीम क्या रही? मेक ए राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ठीक है, राइट स्टार्ट और बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन और एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद में देखिए मॉरिशस टू अमेंड इंडिया मॉरिशस DTEA। DTAA क्या होता है? पहले देखिए न्यूज क्या है। मॉरिशस की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो DTAA एग्रीमेंट है इंडिया के साथ में, इसको अमेंड किया जाए इन ऑर्डर टू गो विद द OECD प्रपोजल। OECD ने प्रपोजल रखा हुआ है BEPS का, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब हम देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। पहले हम DTAA को समझते हैं। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक ऐसी ट्रीटी है जिसके अंदर क्या होता है, 2 देश के बीच में जैसे ये हो रही है कि जो नॉन रेजिडेंट्स है एक दूसरे की कंट्री में, वो डबल टैक्स ना पे करें। ठीक है, उस डबल टैक्स को ना पे करना पड़े, इसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है कि टैक्सेशन सिर्फ एक बार लगता है। ठीक है, ये DDTA 2 कंट्रीज में होता है। अब इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ में इसको साइन कर रखा है, 85 कंट्रीज के साथ में। ठीक है, अब बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग में क्या होता है कि ये कंपनीज अवॉइडिंग टैक्स बाय क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपना बेस जो है, मतलब उनका हेडक्वार्टर कहाँ है उसको मतलब एग्जैक्ट नहीं दिखाती है, और जो प्रॉफिट है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ऐसे उसको
इस तरीके से दिखाते हैं कि प्रॉफिट बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। उसके बाद में हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ है, इसको रिलीज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीटेशन, ठीक है। कंडक्ट किसने किया? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने। 5 साल के गैप में होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूरल और अर्बन एरियाज के जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है उसके ऊपर जो है वो डाटा कलेक्ट किया है, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट वगैरह में। तो रूरल में जो कंजप्शन है ना वो पर पर्सन बढ़ी है, कितनी? 3,773 पर मंथ, ठीक है। इतने रुपीज बढ़ी है, पहले कितनी थी? 2011-12 में 1430 थी, जो कि 164% का इंक्रीज आया, ठीक है। हायर देन द 146% इंक्रीज इन द अर्बन में भी बढ़ी है, कितनी? पहले 2011-12 में 2600 के आसपास थी, अभी 6,459 रुपीज जो है वो अभी हो गई है। इम्प्रूविंग रूरल, अभी जो रूरल अर्बन कंजप्शन पैरिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। वो जो एक डिवाइड है, जो गैप है वो अब कम हो रहा है, क्योंकि रूरल एरियाज में भी लोगों की कंजप्शन जो है वो बढ़ रही है। उसके बाद में देखिए जापान ने 12,800 करोड़ रुपए का जो लोन है वो इंडियन प्रोजेक्ट्स को देने के लिए डील साइन की है। ये लोन एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, 232 बिलियन का, जो कि 12,800 करोड़ है, और 9 प्रोजेक्ट से फंड करेंगे। कौन से 9 प्रोजेक्ट है, एक बार हम इनका ओवरव्यू ले लेते हैं। तेलंगाना में स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में जो कनेक्टिविटी है फेज 7 उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो इम्प्रूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में ही कनेक्टिविटी फेज 3 को भी फाइनेंस करने के लिए ये लोन है, ठीक है। उसके बाद में अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम उत्तराखंड में इम्प्रूव करने के लिए, सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर इन हरियाणा इसके लिए, और लास्ट में है क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स। राजस्थान में क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स के ऊपर जो भी काम चल रहा है। ईस्ट ऑफ मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, नागालैंड में जो ये है मेडिकल कॉलेज, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए ये लोन्स रहेंगे। इंडिया प्लान्स डेवलपमेंट ऑफ 6 मेगा पोर्ट, 6 मेगा पोर्ट बनाने के लिए इंडिया ने प्लान किया 2047 तक, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटर वेज ने डिसाइड किया है कि डिसाइड किया कि 2047 तक 6 मेगा पोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। और ये एक्सपेंड कर रहे हैं इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो इंडियन ओशियन रीजन है वहां पर, ठीक है। जैसे कि अपने को पता है ये 7,517, ठीक है, इतनी इंडिया की कोस्ट लाइन है गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, तो काफी हमारे पास एक्सटेंट है कोस्टल रीजन का, ठीक है। और वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ओवर 2 मिलियन स्क्वायर इन द IOR, ठीक है। इकोनॉमिक जोन भी हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसका एरिया भी काफी ज्यादा है, ठीक है। और कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी वगैरह भी इंक्रीज होगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। उसके बाद में 6 पोर्ट्स चार क्लस्टर जो होंगे उनकी कैपेसिटी कितनी होगी? 300 मिलियन टन, और 2 क्लस्टर्स होंगे जिनकी 500 मिलियन टन जो है, इतना उन्होंने टारगेट, मिनिमम टारगेट रखा है कि इतना तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, कि ईस्ट की तरफ हमें काफ़ी जो है वो काम करना है, ठीक है। तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए और मैरीटाइम ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए 2047 तक। उसके बाद में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसमें क्या है कि ये 2019 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो वन नेशन वन कार्ड, कि एक नेशन में एक ही कार्ड हो, कि एक ही कार्ड बहुत सारी जगह पे काम आ जाए। मतलब ऐसा ना हो मेट्रो का अलग, बस का अलग, रेलवे का अलग। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए सिर्फ एक ही कार्ड बनाने का ऑब्जेक्टिव रखा गया है, ठीक है। कि मेट्रो, ट्रेन, बसेस, रेलवेज और पार्किंग फीस, टोल टैक्स, इन सब का एक ही कार्ड हो, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी हो अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड्स में, और कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन्स हो। पार्टनर बैंक्स कौन से जिन्होंने इसको इशू किया है? SBI, PNB और बैंक BOI। उसके बाद में देखिए इंडिया लॉन्चेस UPI पेमेंट सर्विस इन श्रीलंका एंड द मॉरिशस, ठीक है। इंडिया के जो PM है उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका रनिल विक्रमसिंघे जो है उनके साथ, और PM ऑफ मॉरिशस प्रविंद जुगनाथ
उनके साथ में एक जॉइंटली लॉन्च किया है यूपीआई सर्विस श्रीलंका में और मॉरिशस में, ठीक है। और रुपे कार्ड जो है वो मॉरिशस में भी किया है। काफी सारी कंट्रीज में ये अभी जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। अगर हम अब रुपे की बात करें तो ये एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया, डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क यूज एट द एटीएम मशीन्स पॉइंट ऑफ, ठीक है। ये कार्ड पेमेंट है, रुपे कार्ड हम हमारा देखते हैं, डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट है ये, ठीक है। और ई कॉमर्स वेबसाइट्स, एटीएम या पॉइंट ऑफ स्केल पे इसको यूज किया जाता है। नेपाल, भूटान, सिंगापुर और यूएई के बाद में रुपे जो है वो अफ्रीका में मॉरिशस में भी अभी अवेलेबल हो गया है, जो कि अभी फर्स्ट नॉन एशियन कंट्री, पहले सारी देखिए एशियन कंट्रीज थी ये, अब नॉन एशियन कंट्रीज में भी रुपे कार्ड का यूज हो रहा है। यूपीआई की बात करें तो यूपीआई को डेवलप किसने किया, एनपीसीआई ने किया 2016 में, ठीक है। यूपीआई पेमेंट कहाँ कहाँ होती है, फ्रांस, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, ठीक है, भूटान और नेपाल में। उसके बाद में हम एनपीसीआई की अगर बात करें तो ये क्या है, क्रिएटेड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, empowered by the RBI and the Indian Banks Association to create a secure electronic payment and settlement system in the India, ठीक है। एनपीसीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, ठीक है। और ये क्रिएट किसने किया, इसको कौन से एक्ट के अंडर किया गया, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंडर किया गया, ताकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को और उसके सेटलमेंट का सारा काम जो है वो एनपीसीआई देखे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ दिलीप अब्बास हैं, ठीक है। देखिए काफी सारी कंट्रीज में जुलाई 21 से भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, काफी सारी हांगकांग, ताइवान, काफी सारी अदर कंट्रीज है, नीदरलैंड, यूके, फ्रांस, यूएई, तो ये अडॉप्ट कर रहे हैं यूपीआई को, ठीक है। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आरबीआईज रिसेंट नोटिस। आरबीआई ने काफी सारे नोटिस और एक्शंस लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आरबीआई रेजेस वेज सीलिंग, वेज सीलिंग उन्होंने जो है वो राइज कर दी है, किसके लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए, कहाँ तक कर दी, 30 लाख अप टू 30 लाख, ठीक है। यूपीआई लिमिट जो है उसको इंक्रीज कर दिया हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, यूपीआई की जो लिमिट 1 लाख की होती है उसको 5 लाख तक कर दिया, ठीक है। पर ट्रांजेक्शन उसको 5 लाख कर दिया। इंडियन बैंक परमिट्स इंडियन बैंक इन द गिफ्ट क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है ये, ठीक है। तो इसको परमिट कर दिया फॉर द बुलियन एक्सचेंज ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद में आपको जस्ट एक ओवरव्यू लेने की क्या क्या आरबीआई ने नोटिस डाले हैं। तो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस किसका, जयप्रकाश नगरी सहकारी बैंक का, बेस्ड इन द ब्रह्मन नगर, ठीक है, एंड कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है। इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया। पेनल्टी इम्पोज करी है 8.80 लाख की ऑन द फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस किसका, कोल्हापुर बेस्ड शंकारो पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक का। और किसका लाइसेंस कैंसिल किया, लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। आरबीआई ने अप्रूव किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्जर का, आईडीएफसी और इनका फर्स्ट मर्जर बैंक को आरबीआई ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। आरबीआई ने एक्सटेंड किया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, जो कि फर्स्ट लॉन्च कब हुई थी 2021 में, इसको कहाँ तक 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया। अब अगर आरबीआई का जिक्र हुआ है तो हम आरबीआई की स्टैटिक जीके देखने वाले हैं, ठीक है। आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, कौन से एक्ट के अंडर, आरबीआई एक्ट 1934। रिकमेंडेशन किसने दी, हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये ऑपरेट करता है। 21 इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है। गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर है, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर गवर्नर की बात करें तो अभी शक्तिकांत दास है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनका नाम हम देखने वाले हैं, स्वामीनाथन जनकारीमन, माइकल देबारथा पत्रा, राजेश्वर राव और रविशंकर, ठीक है। ये 4 डिप्टी गवर्नर है। उसके बाद में आरबीआई टू फेज आउट द इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। देखिए जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है वो एक अलग चीज है और कैश रिजर्व रेशियो है वो अलग चीज है। कैश रिजर्व सीआरआर क्या होता है, सीआरआर समझिए, सीआरआर होता है कि जैसे 100 रुपए का लोन आया, मतलब 100 रुपए किसी ने डिपॉजिट करे, बैंक के पास में 100 रुपए आए हैं, तो आरबीआई बोलते हैं कि उस 100 रुपए में से आप
जैसे अभी ये जो रेट होते हैं कि कितना पैसा आरबीआई के पास में डिपॉजिट करवाना है, वो रेट्स चेंज होते हैं। ये नॉर्मली 4.5 इतनी इसकी जो है वो लिमिट्स रहती है, तो 4.5 चल रहा है। मतलब 4.5 रुपीज जो है 100 रुपए में से इतना रुपया जो बैंक है जिसके पास में ये पैसा डिपॉजिट हुआ है उसको किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास में रखना पड़ेगा। आरबीआई ऐसा क्यों करवाता है, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशंस हो तो फाइनेंशियल जो उसकी शॉर्टेज ना पड़े, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये एक मैंडेटरी रिजर्व होता है, अमाउंट दैट बैंक मस्ट मेंटेन विद द आरबीआई, ठीक है। ये आरबीआई के पास में रखना होता है और करंटली 4.5 है, ठीक है। अब हम अगर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो ये इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी। अगर जैसे इकोनॉमी में अगर ज़्यादा एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है तो क्या करता है आरबीआई कि सीआरआर को या आईसीसीआर को बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब सीआरआर को नॉर्मली क्या है, बढ़ा देता है ताकि बैंक के पास में कम पैसा बचे आगे लोगों को लोन देने के लिए, ठीक है। अगर एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ जाता है, तो नॉर्मली सीआरआर को बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आईसीआरआर क्या है, ये एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करने के लिए किया गया था बैंकिंग सिस्टम में, प्राइमरी कोज्ड बाय फैक्टर्स लाइक रिटर्न, जैसे कि 2000 के नोट्स को उनको डिपॉजिट करवाना, रिटर्न करवाना, तो ये सब था। तो इसका अभी फेज आउट इसको कर दिया गया। अब हम आगे बात करते हैं, एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है क्या, इसको यूपीआई लाइट एक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ये एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन बनेगा ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। इसको ग्लोबल टेक फेस्ट हुआ था मुंबई में 2023 में, तो उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद में देखिए, सिडबी हैज रिसेंटली रिलीज द क्रिसाइल रिपोर्ट स्टडी नेम द प्रभाव, ठीक है। तो देखिए इसका एम क्या है कि इम्पैक्ट फंड फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। फंड फॉर स्टार्टअप्स के इम्पैक्ट को एसेस करना कि इसका क्या जो फर्क रहा, क्या इम्पैक्ट रहा। तो फंड्स फॉर स्टार्टअप्स इज लाइकली इनिशिएटिव अंडर द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अंडर ये फंड ऑफ फंड स्कीम जो थी, ठीक है, इसमें क्या रिवील किया गया कि जो 129 स्टार्टअप्स है बियॉन्ड टायर 1 सिटीज हैज रिसीव्ड कितनी 1590 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें आई है, ठीक है। अमाउंट ड्रोन कितनी 4x, ठीक है। 4x जो अमाउंट है वो विड्रॉन करी है कितने 938 स्टार्टअप्स में, और उसकी लिमिट कितनी थी 17,534 करोड़ रुपए, ठीक है। 4 गुना मतलब अमाउंट जो है वो विड्रॉन कर ली गई। यूनिकॉर्न बने कितने 18 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने हैं, और स्टार्टअप्स कौन से उसमें उन्होंने सपोर्ट किया, डीप टेक, एग्री टेक, हेल्थ टेक या फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब हम अगर फंड ऑफ फंड स्कीम की बात करें तो ये 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका कितना स्टार्टिंग उसकी अमाउंट कितनी रखी गई थी जब इसको शुरू किया गया, 10,000 करोड़, ठीक है। स्कीम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करती है स्टार्टअप्स में, ठीक है, बट इट प्रोवाइड्स कैपिटल टू द सेबी रजिस्टर्ड। सेबी में जो भी रजिस्टर्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उसको कैपिटल प्रोवाइड करती है, ठीक है। फंड ऑपरेट कौन करता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करता है। अगर हम सिडबी की बात करें तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ये इस्टेब्लिश हुई थी 1990 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में, ये आप भी मार्क करना, लखनऊ यूपी के अंदर है। इसकी अगर हम एमडी की बात करें तो शिवा सुब्रमण्यम रमन जो है वो इसके कौन है, एमडी है, ठीक है। उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी फाइनेंशियल ईयर 2040 उसकी हम देखते हैं। ये क्या होता है इसके अंदर कि ये एक कमेटी बैठती है आरबीआई की तरफ से, ठीक है। तो ये जितने भी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, रिपो रेट्स होती है, तो ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसको बढ़ाना है या घटाना है। इसके अंदर 6 मेंबर्स बैठते हैं। ये साल में बाई मंथली मतलब 2-2 महीने के गैप में होती है और 6 बार होती है, साल में 6 बार वो बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब हमें इकोनॉमी में कितनी लिक्विडिटी है, कितना पैसा है लोगों के पास में, उस हिसाब से सारी रेट्स को डिसाइड किया जाता है। तो रिपो रेट को है उन्होंने जो भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उसको अनचेंज रखा, मतलब पहले जो रेट्स थे वही है। रिपो रेट 6.5, रिवर्स रिपो रेट 3.35, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट जो है वो 6.75, बैंक रेट 6.75, सीआरआर 4.5, एसएलआर 18%, ठीक है। तो ये सेम रखा गया। उसके बाद में देखिए इंडिया सरपासेस हांगकांग एज वर्ल्ड्स 4th बिगेस्ट स्टॉक मार्केट, ठीक है।
तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे जापान। और इससे पहले क्या था, इससे पहले फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा था, हांगकांग आ रहा था। तो उसको इंडिया ने सरपास कर दिया स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। और क्रॉसिंग कितना, 4 ट्रिलियन माइलस्टोन। उसके बाद में एज ऑफ द जनवरी 2023 द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द लिस्टेड ऑन द रिचेस 4.33 ट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन जो है वो 5 साल के लिए मतलब अलग अलग बनते हैं। जैसे अभी 15 चल रहा था, तो अब 16 कमीशन का उसने किसको कमिश्नर किसको वो किया, अरविंद पनघड़िया को, ठीक है। इसके चेयरमैन अभी बनाया गया है। फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल नंबर 280 के अंदर आता है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि यूनियन और स्टेट के अंदर जितना टैक्स आ रहा है उसका नेट प्रोसीड्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करके बताता है कि जैसे 42% जो है या वो स्टेट्स को दो या यूनियन का होगा, मतलब अलग अलग उसका जो डिवीजन जो है वो करके बताते हैं, ठीक है वो। उसके बाद में देखिए अरविंद पनघड़िया की अगर हम बात करें तो फॉर्मर ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट यूएन रिपोर्ट्स रिवाइजेस इंडियाज जीडीपी। अब देखिए जैसे यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, या फिर यूएनसीटीएडी है, बहुत सारी बॉडीज हैं, वो क्या करती हैं कि एस्टिमेट बताती हैं, ठीक है, कि भाई आने वाले टाइम में या इस फाइनेंशियल ईयर में इतनी जो है वो ग्रोथ रेट रहने वाली है। तो हमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाना, सिर्फ हमें एक ओवरव्यू लेना है कि अच्छा यूएन ने इतनी बताई है कि इंडिया की जीडीपी ये रहेगी, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो देखिए यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट इसकी रिपोर्ट है ये। उन्होंने इंडिया की जीडीपी जो है वो कितनी बताई है 2024 के लिए, ग्रोथ एस्टिमेट फॉर दी 6.2, ठीक है। पहले 6.7 बताई थी बट अभी कितनी है 6.2, बस इतना ध्यान रखना है। किसने बताई, यूएन ने। कौन सी रिपोर्ट में, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, वर्ल्ड बैंक कीप्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2025 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट अनचेंज। 6.4 इन्होंने फिक्स रखी है कि चेंज नहीं होगी, इतनी रहेगी, ठीक है। किस बेसिस पे इन्होंने ये किया कि डिमांड जो है डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, प्राइवेट सेक्टर का वो हो गया, तो ये सारी चीजें मल्टीलेटरल डिड नॉट अकाउंट, जो डेवलपमेंट बैंक का है वो उन्होंने इसमें अकाउंट में नहीं लिया। आपको इतनी सारी चीजें ध्यान नहीं रखनी है। हायर देन द आरबीआई एस्टिमेट ऑफ द 7%, ठीक है। 7 इन्होंने एनएसओ तो इन्होंने कितनी रखी है आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक ने 6.4 रखी, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हमारी खुद की इंडिया की जो बॉडी है, उन्होंने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को तो उसमें नहीं रखा, लेकिन उन्होंने अपना फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट दिया है कि 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितनी रहेगी, 7.3 रहेगी, ठीक है। और आरबीआई ने कितना बताया, 7% रहेगी। आरबीआई ने बताया 7%, एनएसओ ने बताया 7.3%, वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया 6.4%, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना एस्टिमेट बताते हैं। उसके बाद में देखिए इंडियाज आउटवर्ड एफडीआई नोज़डाइव्स टू द 2.25 बिलियन इन द दिसंबर। आरबीआई ने डाटा दिया कि जो एफडीआई है ये रिड्यूस हुई है कहाँ से कितने से कितने, दिसंबर 2022 में $4.12 बिलियन की जो है वो एफडीआई आई थी, लेकिन अब जो है वो रिड्यूस होगी दिसंबर एक साल के अंदर 2.25। आउटबाउंड एफडीआई एक्सप्रेसेस द फाइनेंशियल कमिटमेंट कंप्राइजेस 3 कंपोनेंट, क्या क्या इसमें, इक्विटी, लोन और गारंटी, ठीक है। और डेट कमिटमेंट की बात करें तो डेट जो है वो हमारा जो है वो डिक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। जैसे एक साल पहले कितनी थी, 1.15 बिलियन था डॉलर डेट हमारा, जो कि दिसंबर 2023 में एक साल बाद में अभी 3 महीने पहले कितना हो गया, 625, ये मिलियन है और ये बिलियन है, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो गया डेट हमारा। उसके बाद में आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने क्या वो किया है, इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 6.5% इन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25। आईएमएफ वो ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है 6.5
परसेंट जो है वो इन्होंने बताया है। अब हम आईएमएफ की बात करें तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1944 में हुई थी यूएसए के अंदर, न्यू हैम्पशायर में। यूएन कॉन्फ्रेंस थी ब्रेटन वुड्स की, ब्रेटन वुड्स, स्टार मार्क करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, ठीक है। एमडी इसके कौन है? बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में UNCTAD ने जो है ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने कितनी बताई? 6.6 बताई। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। रिपोर्ट कौन सी पब्लिश करते हैं ये? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट our next topic is India's industrial production grew 2.4% in the November 2023. Retail inflation inflation inches up to marginally to 5.69%. देखिए क्या बताया इन्होंने कि हमारे नवंबर 2023 के अंदर हमारी इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 2.4% से ग्रो हुआ, ठीक है। फैक्ट्री आउटपुट मेजर्ड IIP में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है, जो हम इसको मेजर करते हैं, तो ये कितने परसेंट से? 7.6% से ग्रो किया है, ठीक है। NSO ने शो किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आउटपुट ग्रू बाय 1.2% इन द नवंबर, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में देखिए डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशो, ये क्या होता है कि जैसे पहले हम इसी को समझते हैं। टैक्स टू GDP रेशो क्या होता है? ये मेजर करता है कि नेशन का कितना रिवेन्यू आया रिलेटिव टू द साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी। जैसे कि GDP मान लो कि 100 करोड़ का GDP, मतलब बहुत कम है 100 करोड़, तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। 100 करोड़ जैसे कि इकोनॉमी का साइज है, GDP है उसका, और उसके ऊपर मान लो कि 2 करोड़ का टैक्स आया, ठीक है, 2 करोड़ का टैक्स आया, तो ये जो रेशो है ना, ये हमें बता रहा है टैक्स टू GDP रेशो, ठीक है। और ये मतलब अगर टैक्स अगर ज्यादा आता है इसके कंपैरिजन में, तो ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कितना अभी ये सबसे ज्यादा रहा है 23 सालों में, 6.11% रहा है, ठीक है। कि अगर 100 रुपये, सपोज दैट अगर 100 रुपये की इकोनॉमी है तो उसमें 6 रुपये जो है वो टैक्स मिला है गवर्नमेंट को। डायरेक्ट टैक्स बुओयेंसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टैक्स मोप अप इन द कंपैरिजन ऑफ नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट, ठीक है। उसके बाद में CBDT जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके चेयरमैन कौन है? नितिन गुप्ता। ये आपको ध्यान रखने, करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा आपने। उसके इंडियाज एम्प्लॉयबल यूथ अप फ्रॉम 33% इन 2011 टू 51.3%। क्या डाटा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बोला कि जनवरी 2024 में उन्होंने रिव्यू किया इकोनॉमी को, तो उन्होंने पाया कि 2014 में जो परसेंटेज, इम्प्लॉयबल परसेंटेज ऑफ फाइनल और प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, जैसे फाइनल ईयर हो गया स्टूडेंट्स का, तो वो इम्प्लॉयबल परसेंटेज में आएंगे अभी। तो 2013 में क्या था? 14 में कितना था? 33% था, और अभी 24 में कितना है? 51% है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 50% ऑफ मैन और 41% ऑफ वुमेन विद 10 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन द 15 to 49% एज ग्रुप, 15 से 49 के एज ग्रुप में 50% जो मैन और 41% वुमेन जो है वो स्कूलिंग कर रही है 10 और 10 से ज्यादा सालों में, ठीक है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो 72% ऑफ वर्कर्स जो है उनको डिड नॉट रिसीव फॉर्मल या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती। ये तो आपको पता ही है कि वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग इनको नहीं दी जा रही है, जो 72% वर्कर्स को, ठीक है। और बाकी जो NEP है उन्होंने फोकस दी है कि भाई ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, बट अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को हमें मिल नहीं रहा। उसके बाद में इंडसलैंड बैंक की बात करें हम, तो उन्होंने फर्स्ट कम्युनिटी बैंकिंग प्रोग्राम फॉर द डायमंड कोहोर्ट्स विद द इंडस सोलिटरल प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया। इसके अंदर क्या है? ये क्या है? एक कम्युनिटी बैंकिंग इनिशिएटिव है जो कि डायमंड इंडस्ट्री के लिए बनाया गया। डायमंड बैंक इंडसलैंड बैंक लॉन्चेस ई-स्वर्ण, तो इस बैंक ने लॉन्च किया है ई-स्वर्ण, जो कि इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड ऑन द रुपे नेटवर्क है, ठीक है।
उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे स्टील का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन बन गया? इंडिया बन गया। इंडिया रैंक्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, विद डोमेस्टिक फिनिश्ड स्टील रीचेस इसका वो कितना है? 89.711 मिलियन टन जो है वो इन्होंने प्रोडक्शन किया है। ठीक है, जो कि 14% इंक्रीज है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सेकंड लार्जेस्ट बन गया है। आपके लिए क्वेश्चन ये है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि फर्स्ट नंबर पर स्टील प्रोडक्शन कौन करता है। ठीक है, उसके बाद में देखें, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूसेस प्लैनेट फर्स्ट EU ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए ये मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि EU जो है उन्होंने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट को डिजाइन किया है टू एलोकेट की जो फंड्स हैं उसको एलोकेट किया जाए कहाँ पे, ताकि रिन्यूएबल और ग्रीन जो प्रोजेक्ट्स है जैसे सोलर पावर हो गया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस हो गया, कि मतलब रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एक हेल्दियर एनवायरनमेंट के लिए, हेल्दियर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड को वो किया जाए। ठीक है, तो इसमें मिनिमम डिपॉजिट कितना है? 5,000 रुपये है। आप EU ग्रीन फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं अपना पैसा, और आपको इंटरेस्ट रेट देखिए, दैट इज टू मच हाई। 8 FD में भी आई थिंक इतना नहीं होता है, 8.50% जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आप इसके अंदर अपना वो करवाते हो ग्रीन फिक्स डिपॉजिट में। नॉर्मल नहीं, प्लैनेट फर्स्ट मतलब ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो अगर इसमें आप अपना पैसा लगाते हो तो। उसके बाद में देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, अलायंस ग्लोबल सोलर फैसिलिटी सेट टू रिसीव ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कितना? $35 मिलियन। तो देखिए, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जो है इज अ पेमेंट गारंटी फंड बाय ISA। ISA क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये कैसे पेमेंट गारंटी फंड है, ISA ने किया है इसको इस्टेब्लिश। स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इसमें होती है, जो कि कौन से रीजन में होगा? अफ्रीका के अंडर सर्व्ड रीजन्स के अंदर होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ISA की। ISA को लॉन्च कब किया गया था? 30 नवंबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच के प्रेसिडेंट थे फ्रेंकोइस होलेंडे के द्वारा ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द UN। जैसे UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कौन सी थी उस टाइम पे? 2015 में COP21, और ये पेरिस में हुआ था। ISA का हेडक्वार्टर का है? गुड़गांव, इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? इसमें मेंबर कंट्रीज हैं 114 और साइन किया इसमें काफी कंट्रीज में। इसके इनिशिएटिव्स क्या क्या है? एक तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ठीक है, ये इनिशिएटिव है। सोलर फेलोशिप्स भी मिलती है मिड करियर प्रोफेशनल्स को। इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन स्कीम भी है इसके अंदर। ठीक है, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर जो है इनिशिएटिव, ये भी स्टार्ट किया गया। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं ISA के। अब उसके बाद में देखिए, ये न्यूज़ भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, बैटिंग है, कैसीनोज है, गैम्बलिंग, हॉर्स, इन्होंने कितना GST 28% GST इस पर लगा दिया गया। 51st GST काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हम 28% GST इन सारी चीज़ों के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और ये गेमिंग इंडस्ट्री कितनी 2025 तक 5 बिलियन तक की ये जो $5 बिलियन की ये इंडस्ट्री जो है वो बन जाएगी। ठीक है, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जो है वो 2016 में फाउंड हुई थी, जो सेल्फ रेगुलेटरी अपेक्स इंडस्ट्रियल बॉडी है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग का सारा रेगुलेशन देखती है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखिए, वर्ल्ड बैंक हैज रेज्ड फंड्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स इन द 3 डिफरेंट करेंसीज। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? फंड्स को रेज किया है बॉन्ड्स को 3 करेंसीज में वो करके इशू करके। जैसे देखिए, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और US डॉलर के अंदर ये करेंसीज है टू सपोर्ट फाइनेंसिंग ऑफ ग्रीन और सोशल प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स इशू किए गए हैं यहाँ पे इन 3 करेंसीज में। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट अजय बंगा, ये लास्ट ईयर 2023 में इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है,
इसके बाद में देखिए इंडिया, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करना। इंडिया टू सरपास जापान टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एशिया। ये सेकेंड लार्जेस्ट है किसमें? एशिया के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। बाय 2023 S&P ग्लोबल रिपोर्ट के अंदर ऐसा आया है कि इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, लाइकली टू ओवरटेक जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी अगर जापान को ओवरटेक कर लिया तो, और जब कब तक? 2030 तक, 2030 तक, ठीक है। उसके बाद में देखिए यूएस emerges एज द इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द अप्रैल से सितंबर और 2nd। बस आपको ध्यान रखना है 1 पे कौन है, अभी यूएस है और 2nd पे चाइना है, ठीक है। अब कितना बिलियन एक्सपोर्ट हुआ ये सब आपको ना तो ध्यान रखना और ना ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है। उसके बाद में देखिए, और 3rd नंबर पे यूएई के साथ में ट्रेड होता है। उसके बाद में इंडिया एंड एडीबी साइन 250 मिलियन लोन फॉर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। एडीबी ने 200 मिलियन लोन जो है वो अप्रूव किया है, इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन को वो करने के लिए। सब प्रोग्राम इनका 2nd टू क्या विल हेल्प पीएम गति शक्ति जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको भी ये हेल्प करेंगे। अगर हम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोग्राम की बात करें, तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, लॉन्च हुआ 2016 में, ठीक है। सीईओ रजत कुमार सैनी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो आप इसको समझ रहे हैं कि क्या है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी जो है उसने लोन दिया है इंडिया को ताकि वो वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन के ऊपर काम कर सके, और 200 मिलियन का इन्होंने लोन दिया है, ठीक है। और दूसरा इनका प्रोजेक्ट कहाँ पे ये फाइनेंस करें? पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म को। तो ये न्यूज़ है। अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में, मेंबर्स इसके 68 हैं। हेडक्वार्टर वेरी इंपॉर्टेंट मनीला फिलीपाइंस में है। प्रेसिडेंट मोसात्सुगु असाकावा इनके प्रेसिडेंट है। उन्होंने और लोन्स भी काफ़ी दिए एडीबी ने, तो जैसे 200 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो उत्तराखंड के क्लाइमेट रेजिलिएंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए दिया गया। यूएसडी 175 मिलियन जो है फॉर इंडियाज इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ द मध्य प्रदेश रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करने के लिए इन्होंने लोन दिया है। उसके बाद में देखिए approve 98 million loan to improve plant health management in the India's horticulture with the IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड इन द कुटुंब, इसको फाइनेंस करने के लिए भी दिया है। एंड नेक्स्ट इज अप्रूव्ड यूएसडी 500 मिलियन लोन फॉर हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन इन द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए 500 मिलियन का लोन दिया है एडीबी ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था। उसके बाद में देखिए इंडिया ने क्या किया, बासेल 3 जो कैपिटल फ्रेमवर्क है, ये नॉर्म्स होते हैं जो बासेल के अंदर डिसाइड किए गए, बासेल 3 के अंदर, ठीक है। ये तो किस पे अप्लाई हो रही है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सॉरी। तो ये अप्रैल 2024 में इफेक्ट में आएगा। और 5A ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन सी है? जैसे कि एग्जिम बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ? 1982 में, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ? 22 जुलाई 1982 में, ठीक है। इसको रिकमेंड किसने किया था? शिवारमन कमेटी ने। नेशनल बैंक फॉर द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये 2021 में इस्टेब्लिश हुई है। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 और सिडबी 1990, ठीक है। तो ये 5 AIFI है। अब इनको भी बासेल 3 के जो नॉर्म्स है ना, कि मतलब जो बैंकिंग के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आपको सी कैपिटल एडिक्वेट रेशियो जो है वो 9% रखना है। वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इकोनॉमिक्स चली जाएगी, आपको इतना कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना देखना कि बासेल 3 के नॉर्म्स हैं वो AIFI पे भी अप्लाई हो गए, और 5 AIFI है और उनके नाम एग्जिम, नाबार्ड, नेफबिड, NHB और सिडबी, बस दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद में देखिए REC लॉन्च्ड शुगम REC मोबाइल एप्लीकेशन। REC ने क्या किया है, इसका शुगम REC मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि करंट और फ्यूचर इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या कर, इन्वेस्टर्स इन REC 54EC कैपिटल गेन टैक्स
एग्जम्पशन बॉन्ड्स वो कर सके। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि जैसे कोई भी कैपिटल आपने खरीदा या बेचा, उस पर अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एग्जम्पशन बॉन्ड्स उन्होंने लॉन्च करें इस मोबाइल ऐप के थ्रू। तो आरईसी की बात करें तो ये महारत्ना कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ठीक है, इट इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई एज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, और पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1969 में। चेयरमैन कौन है, विवेक कुमार देवांगन। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये नोडल एजेंसी है सौभाग्य स्कीम की, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड स्कीम के अंदर। ठीक है, तो उसको भी ये हैंडल कर रही है आरईसी। ठीक है, उसके बाद में देखिए our next news is SBI announces interoperability of the CBDC and the UPI for the seamless transaction. UPI interoperability with the central bank digital currency. सेंट्रल बैंक डिजिटल जो करेंसी है उसके साथ में, जिसको डिजिटल रूपी भी बोला गया, उसके साथ में यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी को है वो सेट किया गया है। ठीक है, ई रूपी बाय एसबीआई एप्लीकेशन। आईडीएफसी जो है फर्स्ट बैंक है जो कि डिजिटल करेंसी रिवॉल्यूशन ऑल्सो इंटीग्रेटिंग यूपीआई क्यूआर कोड विद द सीबी। जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या हमारा आरबीआई, उन्होंने डिजिटल करेंसी जो है उसको बनाया था, तो उसका एसबीआई ने अभी अनाउंस किया है कि सीबीडीसी जो डिजिटल करेंसी और यूपीआई का क्या हो जाएगा, इंटरऑपरेबिलिटी हो जाएगी, एक दूसरे के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए फॉल इन द हाउस होल्ड सेविंग। लास्ट हमारा न्यूज है, हाउस होल्ड की जो सेविंग्स है वो डिक्रीज हुई है। जैसे देखिए हाउस होल्ड सेविंग है फाइनेंशियल एसेट्स में डिक्रीज हुआ है 5.1% ऑफ द जीडीपी इन द 2022-23। सेविंग्स कम हुई है। हाउस होल्ड सेविंग रेट क्या होता है कि आप कितनी सेविंग कर रहे हो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में। ठीक है, कि आपको यूज करने के लिए कितनी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। सपोज दैट आपकी 100 रुपए सैलरी है, सपोज दैट। ठीक है, तो उसमें से आपने मान लो 5 रुपए टैक्स दे दिया, ठीक है, या कुछ लोन पेमेंट कर दी, उसके बाद में मान लो आपके पास 90 रुपए बचे हैं यूज करने के लिए। अभी आप इसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको मतलब इसका आप एक्सपेंडिचर भी कर सकते हो, आप इसको सेव भी कर सकते हो। तो इस 90 रुपए में से आप कितना सेव करोगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जितना आप सेव करोगे तो वो हाउस होल्ड सेविंग रेट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी थी लास्ट न्यूज। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ कहीं पर कुछ टेक्निकल इकोनॉमिक्स की भी चीजें थी, आपको मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट करके सारी पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू।